यह अक्टूबर का महीना था और शिमला के पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। हर तरफ एक गहरी सफेद चादर फैली हुई थी, जिसमें हर पेड़, हर पत्थर एक राज की तरह छिपा हुआ लगता था। चांद आसमान पर पूरा नहीं था, लेकिन उसकी जितनी भी रोशनी थी, उसमें सब कुछ किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर फिल्म के मंजर जैसा लग रहा था। शिमला के ISBT बस अड्डे पर HRTC की एक पुरानी रात की बस खड़ी थी। ये बस HP 63 रूट पर रिकॉन पियो जाने वाली थी। बस का रंग मेटेलिक ग्रीन और क्रीम था, जो ठंड की वजह से कुछ गीला सा लग रहा था। उसका पुराना इंजन धीरे धीरे गर्म हो रहा था और अपनी एक और मुसाफरी के लिए तैयार था। ड्राइवर एक तरफ चाय पी रहा था, कंडक्टर सीट की लिस्ट देख रहा था और मुसाफिर धीरे धीरे अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। उसी भीड़ में बस में 2 लड़कियां चढ़ती हैं। उनके नाम जूही और सोना थे। दोनों शिमला के कॉलेज में पढ़ती थीं और पिछले 2 साल से बेहतरीन दोस्त थीं। उनकी हर सैर का प्लान साथ बनता था और हर असाइनमेंट मिलकर लिखा जाता था। इस बार दोनों ने फैसला किया था कि छुट्टियों में हिमाचल के अंदरूनी इलाकों को घूमेंगी। उन्होंने किन्नौर और रिकॉन पियो जैसी जगहों को देखने का इरादा किया था, जहां लोग कम जाते हैं और कहानियां ज्यादा होती हैं। सोना का अंदाज बहुत सादा था। उसने नीली जीन्स और एक ग्रे रंग की हुडी पहनी हुई थी। सर पर एक ऊन की टोपी थी। उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक आकर्षण था, न कोई मेकअप, न कोई लिपस्टिक। उसके कंधे पर एक सादा सूती बैग लटका हुआ था, जिसमें एक डायरी की बोतल और एक नॉवेल था। उसके लिए आराम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दूसरी तरफ जूही सोना से बिल्कुल अलग थी। उसका फैशन सादा नहीं, बल्कि बहुत आकर्षक था। उस रात उसने गहरे हरे रंग की एक रेशमी कमीज पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरी धागे से बारीक डिजाइन बने हुए थे। एक मंडाला जैसा पैटर्न जो उस तारीख रात में भी चमक रहा था। उसके कानों में सुनहरे बड़े झुमके लटक रहे थे, जो हर कदम पर हिलते थे और छन छन की आवाज देते थे। और सबसे खास बात, उसका इत्र, एक पुरानी शीशे की बोतल से लगाया गया तेज इत्र, जिसमें चंदन, ऊद और कुछ पुरानी सी खुशबू थी, जैसे किसी पुराने संदूक से आई हो। बस में चढ़ते ही उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि लोग मोड़ मोड़ कर उसे देख रहे थे। जूही के हाथों में चूड़ियां से नहीं थी, लेकिन एक मोटा चांदी का कड़ा था, जिस पर संस्कृत के कुछ शब्द लिखे थे, जो उसने ऑनलाइन बाजार से खरीदा था। उसने अपने बाल खुले रखे थे, लंबे, सीधे, काले और शायद थोड़ा सा तेल भी लगाया था, जिसकी वजह से उसके बालों से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सोना ने जूही को देखकर कहा, जूही, तुम किसी ट्रैकिंग के लिए तैयार हुई हो या किसी शाही हवेली में पार्टी करने जा रही हो? जूही ने आंख मारकर कहा, मेरी जान, चाहे जंगल हो या गांव, अपना अंदाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सोना इस बात पर हंसने लगी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि जूही का सिर्फ इत्र ही नहीं, बल्कि उसकी यह तैयारी भी किसी छुपे हुए साए को अपनी तरफ खींच लेगी। रात के 8:45 बजे HRTC की पुरानी डीजल बस ने धुआं छोड़ते हुए शिमला के अड्डे से अपना सफर शुरू किया। ड्राइवर ने एक पुराना हिमाचली गाना लगाया और बस चल पड़ी। आधी से ज्यादा सीटें खाली थीं। कुछ लोग थे। एक जोड़ा पीछे की सीट पर सो रहा था। एक आदमी पंडित जैसा लग रहा था, जिसने माला पहनकर आंखें बंद किए कुछ जाप कर रहा था, और आगे कुछ लोकल मुसाफिर मफलर लपेटकर खिड़की के पास बैठ गए थे। खिड़की वाली सीट पर सोना थी। उसने अपनी हुडी का कैप सर पर रख लिया और अपने फोन में लो फाई म्यूजिक लगाकर बाहर का नजारा देखने लगी। वहीं पर जूही अपने मोबाइल के कैमरे से सेल्फी ले रही थी, कभी यह एंगल, कभी वो, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से, और हर तस्वीर को देखकर खुद की तारीफ कर रही थी। पर कुछ देर में जैसे जैसे बस शिमला शहर से दूर और ऊंचाइयों की तरफ जाने लगी, हवा का मिजाज बदलने लगा। पहले वो ठंडी थी, अब वो सूखी और भारी लगने लगी, जैसे रात के साथ कोई अनजाना बोझ भी सफर कर रहा हो। पहाड़ों की सड़कें खतरनाक हो गईं और हर मोड़ पर बस के टायर मिट्टी पर फिसलते महसूस हो रहे थे। अब रास्ता बहुत तंग हो चुका था, ऐसा कि खिड़की से नीचे देखने पर सिर्फ गहरी खाई दिखाई देती थी, जहां कुछ भी नजर नहीं आता था, सिर्फ तारीकी। और दूसरी तरफ एक घना पुराना जंगल था, जिसमें बहुत लंबे देवदार के पेड़ छाए हुए थे,
तभी जूही अपना फोन नीचे रखकर सोना की तरफ झुक गई। सोना ने हेडफोन हटाया और पूछा, क्या हुआ? जूही ने कहा, सोना, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है? सोना हंसते हुए बोली, जिस तरह तुम तैयार हुई हो ना, तुम्हें तो सभी देख रहे होंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जूही इस बात पर बिल्कुल नहीं हंसी। वो आगे देखती रही और फिर अपना सर हर तरफ घुमाकर देखने लगी। उसके बाद जूही बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, न वो खुद को बार बार देख रही थी। वो बस ठहर गई थी। कुछ देर बाद वो दोबारा सोना से बोली, यार देख, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे वाकई ऐसा लग रहा है। जब से यह जंगल आया है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई है जो मेरे पास खड़ा है, जो मुझे लगातार घूर रहा है। सोना ने फौरन जूही का हाथ पकड़ा। जूही का जिस्म काफी ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी और माथे पर पसीना भी नजर आ रहा था। जूही ने अपना सर पलटकर एक बार खिड़की के बाहर देखा। उसके बालों ने उसका आधा चेहरा छिपा लिया था, लेकिन सोना ने साफ देखा। जूही के चेहरे पर एक हल्की सी परछाई थी, जैसे उसके पीछे कोई और चेहरा हो, बिल्कुल साये की तरह उसके कंधे के पास। और तभी जूही ने सोना की तरफ देखकर एक अजीब जुमला कहा, वो मुझे पसंद करती है। सोना ने हैरानी से पूछा, कौन? जूही ने उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई और फिर आंखें बंद करके सो गई। सोना को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद जूही उससे मजाक कर रही है। उसके बाद बस थोड़ी सी आगे जाकर रुक गई। बस रुकने के बाद कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, बस 5 मिनट के लिए रुकी है, ड्राइवर को थोड़ा पर्सनल काम है, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें। बस के अंदर लोग या तो सो रहे थे या अपने फोन में लगे हुए थे। और तभी जूही खामोशी से अपनी सीट से उठती है। उसने कुछ भी नहीं बोला, सोना की तरफ देखा भी नहीं, बस अपने बैग का जिप बंद किया और सीधा सीढ़ियां उतरकर बस से बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने सहरजदा कर रखा हो। सोना ने शुरू में तो ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि जूही शौचालय गई होगी, लेकिन फिर वक्त गुजरने लगा। 10 से 15 मिनट हो चुके थे और जूही अभी तक वापस नहीं आई थी। सोना घबरा गई और वो कंडक्टर के पास जाकर बोली, भैया, मेरी दोस्त अभी तक वापस नहीं आई है, वो अकेली चली गई है जंगल में, मैं एक बार जाकर देखती हूँ। लेकिन कंडक्टर ने फौरन सोना को रोक दिया और बोला, बीबी, आप बाहर मत जाइए, ये जंगल ठीक नहीं है। पिछले महीने भी एक लड़की इसी जगह से लापता हो चुकी है, तो आप प्लीज बाहर मत जाइए, आप यहीं बैठिए, आपकी दोस्त आती ही होंगी। ये सारी बातें सुनकर सोना का दिल और भी ज्यादा घबरा गया। हर पल एक सदी जैसा लगने लगा। उसने बस की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जंगल में इतनी तारीकी थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस की हेडलाइट के बाहर सब कुछ घुप अंधेरा था। तभी सोना को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे मिट्टी पर कुछ कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और जंगल के अंधेरे से जूही निकलती है। पर यह पहली वाली जूही लग ही नहीं रही थी। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींचकर हिलाए हों। उसकी गहरे हरे रंग की कमीज पर मिट्टी के धब्बे थे, गीले और सूखे, जैसे वो कहीं घसीट गई हो, वो गिर गई हो। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वो था उसका चेहरा। काजल पूरी तरह फैल चुका था, एक आंख में ज्यादा और एक में कम। और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, न कोई खौफ, न कोई थकावट, न सुकून, न खुशी। वो बिल्कुल बेतासुर लग रही थी। सोना अपनी खिड़की से झुककर बोली, जूही, कहां चली गई थी तुम? इतनी देर लगा दी, चलो जल्दी से अंदर आओ। और तुम ठीक तो हो ना? जिसका जूही ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसने तो सोना की तरफ देखा भी नहीं। बस चलती गई, बस में चढ़ी और अपनी सीट पर आकर बैठ गई और अपनी गर्दन पर पड़ा काला निशान छिपाने की कोशिश करने लगी। जूही सामने देखे जा रही थी, बिल्कुल सीधा, बिना पलकें झपकाए। जूही को ऐसा देखकर सोना थोड़ी सी डर जाती है। वो घबराते हुए जूही से पूछती है, जूही, तुम ठीक तो हो ना? तभी जूही ने धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाया, बहुत आहिस्ता से। और सोना जैसे ही जूही की आंखों में देखती है, उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। जूही की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी गर्दन पर नील के गहरे निशान थे।
सोना की तो गोया कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक गई हों। उसने हड़बड़ाकर जब दोबारा देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। एक बार के लिए सोना को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, पर सोना इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि दोबारा जूही को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सोना की आंख खुली। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख 2 मिनट के लिए बंद हुई थी, पर जैसे ही सोना की पहली नजर जूही पर पड़ी, उसका दिल कांप गया। जूही बिल्कुल सीधी बैठी थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसका हाथ अपनी गोद में रखा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई गैर मरी पियानो बजा रही हो। उसने जूही के चेहरे की तरफ देखा तो जूही कुछ आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, इतनी आहिस्ता कि उसकी आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। सिर्फ उसके होंठ हिलते हुए दिख रहे थे, वो भी बहुत हल्के हल्के से। तभी जूही अचानक अपना सर सोना की तरफ घुमाती है, और वो भी बहुत सुस्त रफ्तारी से, इतना आहिस्ता कि वो गैर प्राकृतिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट है जो कि धीरे से सोना की तरफ देख रहा है, और उसके कंधे के पास वही काला साया फिर से दिखाई दिया। सोना तो गोया जम चुकी थी, क्योंकि जूही की आंखें फिर से वैसी ही काली हो चुकी थीं, और जूही एक अजीब सी मुस्कुराहट, एक डरावनी सी मुस्कुराहट सोना की तरफ देखकर दे रही थी। सोना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा देखती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार सोना को लग रहा था कि यह उसका वहम था, लेकिन इस बार उसे पता चल चुका था कि यह सब हकीकी है। सोना अपने आर्म रेस्ट को इतनी जोर से पकड़कर बैठी थी कि उसमें उसकी उंगलियों के गड्ढे हो चुके थे। सोना बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख गया था। जूही की आंखें अब भी उसके चेहरे पर घूर रही थीं। सोना काफी डर जाती है। वो जूही से कहती है, यार प्लीज, अगर तुम मजाक कर रही हो तो मत करो, मुझे डर लग रहा है। पर जूही के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं था। तभी बस के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में वो बदबू इतनी तेज हो गई कि मुसाफिर अपने मफलर और दुपट्टे से अपनी नाक को ढकने लगे। सड़ी हुई मछली, गीली मिट्टी और कुछ पुराने जले हुए कपड़ों जैसी। सोना ने फौरन अपना मुंह छिपाया। उसके साथ बैठी जूही आगे पीछे हिल रही थी। एक मुसाफिर जो पिछली सीट पर बैठा था, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल थी, वो अचानक गुस्से में आ गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, ड्राइवर, बस में ये गंदगी कहां से आ रही है? बहुत बदबू हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी बातें सुनकर एक और मुसाफिर ने कहा, हाँ, ये बहुत गंदी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर यहां मर चुका है और सड़ रहा है। सोना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो अंकल फौरन उठकर सामने आकर रुक गए थे। उन्होंने गुस्से से जूही को देखा और फिर सीधा चिल्लाकर कहा, यह जो लड़की है ये नॉर्मल नहीं लग रही। और सभी की नजर फौरन जूही पर जाती है। जूही के जिस्म की हरकतें यकायक तेज हो जाती हैं। वो अजीब तरीके से आगे पीछे हरकत कर रही थी। सोना ने उसका कंधा हिलाया, जूही बस करो यार, क्या कर रही हो तुम? और तभी अचानक जूही ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जूही चिल्लाते हुए कहती है, यह मेरा जिस्म है, इसको कोई नहीं लेगा। लेकिन यह जूही की आवाज थी ही नहीं। जूही की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक लड़की नहीं, बल्कि 3-4 लोग साथ मिलकर कुछ बोल रहे हों। उसकी यह आवाज पूरी बस में गूंज रही थी। उसके बोलते ही बस के अंदर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। ड्राइवर ने फौरन इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि कुछ लोग तो आगे तक गिर गए। बस एक तरफ कच्चे रास्ते पर जाकर रुक गई थी। सारे मुसाफिर जो उसके आगे पीछे थे, सब आगे की तरफ चले गए। जूही और सोना आखिरी से पहले वाली सीट पर बैठी हुई थी। जब सारे मुसाफिर डर के मारे आगे जा रहे थे और जूही इस तरह बर्ताव कर रही थी, तो सोना बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी कंडक्टर सोना को कहता है कि आप जल्दी से सीट पर खड़े हो जाओ, दूसरी सीट पर जाओ और वहां से निकलकर हमारे पास आ जाओ, क्योंकि इस लड़की के पास बैठना खतरनाक है। सोना का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर वो जूही के साथ बैठ भी नहीं सकती थी।
इसीलिए वो जैसे तैसे करके उठकर चली जाती है। ड्राइवर बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ड्राइवर अक्सर इस रास्ते से आता जाता था, तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि क्या करना चाहिए। वो धीरे धीरे बस को लेकर जा रहा था और फिर एक गांव की तरफ ले जाता है। सब मुसाफिर भी पूछते हैं कि आप ये कहां ले जा रहे हो, और कुछ मुसाफिर जिनका वहां से आना जाना था वो ये कहते हैं कि ये ड्राइवर भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इन्हें करने दो। गाड़ी एक जगह रुक जाती है। ड्राइवर सारे लोगों से कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो। जब सब बाहर निकल जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि जूही बाहर न निकल पाए। उसके बाद जब सब बाहर जाते हैं तो गांव के अंदर तकरीबन 2-3 मिनट चलने पर एक मंदिर आता था। यह उस गांव का काफी बड़ा, मशहूर और प्राचीन मंदिर था। एक पंडित जी रहते थे। ड्राइवर जाता है और उन पंडित जी को बाहर बुलाता है। पंडित जी का घर मंदिर के बिल्कुल साथ ही था। जब सारे मुसाफिर वहां थे और ड्राइवर पंडित जी को बुला रहा था तो आसपास के लोग भी ये गहमा गहमी देखकर बाहर आ जाते हैं। पंडित जी अपनी बीवी के साथ इस बस के अंदर चले जाते हैं। वो बस के अंदर जाकर जूही को अच्छे से देखते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, जूही को बस से बाहर ले आओ। अब जो बाकी मुसाफिर होते हैं वो ड्राइवर और कंडक्टर जाते हैं, जूही को पकड़कर बाहर ले आते हैं। जूही गोया पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। जितने भी लोग वहां थे वो उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं। पंडित जी की बीवी जाती है। वो एक लोटा लेकर आती है और उस लोटे के अंदर कुछ चीजें होती हैं। वो उस लोटे को जूही के सर के ऊपर ऐसे 3-4 बार घुमाती है और उसके बाद उस लोटे को एक पेड़ के पास रख देती है। उसके बाद वो पंडित जी कुछ आम रस्में अदा करते हैं। ये सब करते करते जूही यकायक सो गई थी, जैसे कि किसी नशे में हो। कुछ देर बाद वो पुजारी कहते हैं, जूही ठीक है, पर सब उजाला होने के बाद ही जाना। सोना पंडित जी से जूही के बारे में पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था। तो पंडित जी बताते हैं कि जंगल में रात के वक्त न जाने कितनी आत्माएं भटकती हैं और जूही ने रात के वक्त एक बहुत तेज इत्र लगाया था, जिससे एक नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ जुड़ चुकी थी। यह तो भगवान का शुक्र है कि वो नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा ताकतवर नहीं थी, मतलब इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो कुछ कर सके या उसके पूरे जिस्म पर कब्जा कर सके। और इसी वजह से जूही ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, बस एक जगह बैठती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेती थी और थोड़ी सी बेहिस हो जाती थी और थोड़ा सा उसका चेहरा बेतासुर हो जाता था। इससे ज्यादा वो नकारात्मक ऊर्जा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अगर गलती से कोई ताकतवर ऊर्जा होती, कोई डायन, चुड़ैल, ब्रह्म, राक्षस, कुछ भी, क्योंकि गांव में यह सब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, कुछ ऐसा होता तो शायद आप जूही को इतनी देर तक बचा भी नहीं पाते। खैर, अगला दिन होता है और जूही की हालत खराब हो गई थी। वो काफी बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से सोना और जूही वापस अपने घर चले जाते हैं। और रास्ते में जूही या सोना के साथ कुछ भी बुरा ना हो, उन्हें डर न लगे, तो पुजारी जो थे वो उनके वहां के देवता का प्रसाद, कुछ फूल और कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें जूही ने साफ तौर पर नहीं बताई, लेकिन वो सोना और जूही को दे देते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक यह तुम्हारे पास है कुछ भी नहीं होगा और परेशान मत होना। जूही भी 2-3 दिन में बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। 2-3 दिन के बाद जूही ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से आज तक जूही ने रात को कभी कोई इत्र नहीं लगाया। वो एकदम नॉर्मल होकर जाती है, जैसे सोना जाती थी।